जिसको मास्क की आवश्यकता होगी भाई ले लेगा, मास्क रखा गया है। एक दो सूचना और दे दी जाए, यानी कि जो लोग मास्क पहन कर बैठना चाहते हैं कोई आपत्ति नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है। हाँ, यानी कि जो लोग मास्क पहनकर बैठकर पढ़ना चाहते हैं कोई आपत्ति नहीं है। और मास्क रखा गया है, सैनिटाइजर भी बाहर रखा गया है, और आपका तापमान नापने वाली मशीन घर पर अभी है, आज लेते आएंगे। तो जिसको भाई शक को अपना टेम्परेचर नाप सकता है। सभी व्यवस्था रखी गई है, ये ना कि हाँ मैंने जिसको कोई आपत्ति नहीं है मुंह बांध कर पढ़िए। आपका संदिग्ध नहीं कहे जाएंगे। आपका सीआरपीसी की धारा आपका 109, यानी कि सस्पेक्टेड आप नहीं कहे जाएंगे। बैठिए हो जल्दी भाई, शुरू किया जाए। देखिए आपका एविडेंस में सेक्शन 21 चल रहा था, और आपका थोड़ा कठिन भी है 21। आपका समझने में दिक्कत हमेशा आती है, इसमें आपका कोई शक नहीं। चला दें क्या पंखा? देखिए एविडेंस की धारा आपका 21 का एलस्ट्रेशन चल रहा था, और आज प्रयास किया जाए कि भाई एडमिशन समाप्त हो जाए, क्योंकि 3-4 दिन हो गया और सबसे स्लो आपका एविडेंस एक्ट ही चल रहा है। दिक्कत ये है कि समझ में कम आता है, एविडेंस की जो लैंग्वेज है वो कठिन है, इसलिए थोड़ा स्लो चलाया जा रहा है। लेकिन आपका 32 के बाद आपका थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाएगा इसका भी। अभी कुछ दिन, अभी मान के चलिए एक हफ्ता अभी आपका स्लो ही थोड़ा चलेगा। एल स्टेशन में देखिए आपका जो जो एल स्टेशन है आपको पकड़ना भी है। जो पहला एल स्टेशन हमने बताया था वह जनरल रूल पर था, यानी कि आपका और क्वेश्चन आपका यहाँ से यूपी एपीओ में बन चुका है। तो भाई आप एक बार घर पर भी इसको पढ़ेंगे। आइए आपका 21 का जो दूसरा एल स्टेशन है वह देखा जाए, और आप लोग बताएंगे कि किस पर यह आधारित है। देखिए आपका किसी पोत के कप्तान यानी कि जलयान के क का विचारण यानी कि ट्रायल उस पोत को संसक्त, संसक्त मतलब एबेंडेड यानी कि त्याग करने के लिए किया जाता है। यानी कि पोत का कप्तान क है, ए है, और उस पर इल्जाम या चार्ज या आरोप है कि इसने पोत को छोड़ दिया था, यानी कि पोत को छोड़कर क्या किया, भाग गया। तो ऐसी दशा में आगे देखिए, क अपने कारोबार के मामूली अनुक्रम में अपने द्वारा रखी जाने वाली वह पुस्तक पेश करता है जिसमें वे आपका संप्रेषण दर्शित हैं, यानी कि वे बातें दर्शित हैं जिनके बारे में यह अभिकथित है कि वह डेली बाय डेली लिखी जाती थी, और जिधर जिधर पोर्ट जाता था वह आपका लिखी मने वह सारी बातें पल पल की क्या की जाती थी, उसी डायरी पर लिखी जाती थी। तो पॉइंट आपको ये पकड़ना है कि क्या इस उदाहरण में जो ए है और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि कारोबार के अनुक्रम में लेखा पुस्तिका यानी कि डायरी पर आपका दिन प्रतिदिन और आपका प्रति क्षण की जो बातें हैं वह लिखी जाती थी, तो क्या वे बातें वह प्रूफ कर सकता है कि नहीं, अपने फेवर में कर सकता है।
तो आपका किस भाई कर सकता है तो कहाँ सेट करेंगे, जब तक कि 21 के 3 एक्सेप्शन में से किसी एक में नहीं आता तो नहीं कर सकता। तो तुरंत कारोबार का अनुक्रम देखना है और पहला एक्सेप्शन देखना है। पहला एक्सेप्शन यही कहता है कि अगर ऐसा व्यक्ति स्टेटमेंट दिया है और अगर मर गया रहता तो 32 के 8 क्लाज में से किसी एक क्लाज में उसका कथन सुसंगत होता, तो ऐसी दशा में ये कारोबार का अनुक्रम है। तो कल भी बताया गया था कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आप कहाँ सेट करेंगे, तो 32 के किस क्लाज में, 2 में। और बेयर एक्ट में भी स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसा जो कैप्टन है वह अपनी अकाउंट को साबित कर सकता है जो लिखा है, और किस में ले जाकर अगर मर जाता तो किस में आ जाता, आपका सेक्शन 32 के किस क्लाज में, 2 में। तीसरा दृष्टांत देखिए, क अपने द्वारा कलकत्ते में किए गए अपराध का अभियुक्त है, यानी कि ए पर चार्ज है कि वह कलकत्ते में ऑफेंस किया, अपराध किया। वह अपने द्वारा लिखित और उसी दिन लाहौर में दिनांकित और उसी दिन का लाहौर डाक चिन्ह धारण करने वाला पत्र पेश करता है। फिर आपका ये जो पत्र है क्या ये रेलेवेंट होगा कि नहीं, क्या अपने फेवर में वह पेश कर सकता है कि नहीं, कर सकता है, क्योंकि यह भी मामला सेक्शन 21 के पहले अपवाद में आएगा। अब इसको कोरिलेट करके पढ़िएगा, मैं बता दूं। पहला कोरिलेशन ये पढ़ना है कि भाई ए पर इल्जाम है कि वह कलकत्ते में ऑफेंस किया है। एक उदाहरण अपने मन से बना दिया जाए। ए पर इल्जाम है कि वह बी का मर्डर किया है कलकत्ते में, तो तुरंत आपको पकड़ना है। अगर ए यह दिखाए कि उस तारीख को और उस समय मैं लाहौर में था, अतः मेरे द्वारा यह ऑफेंस किया जाना एक विपरीत बात है, असंगत बात है, विपरीत या उल्टी बात है, अतः मैंने ये अपराध नहीं किया, तो तुरंत आपको पकड़ना है। अगर यह वह बचाव या डिफेंस लेता है तो एविडेंस के किस सेक्शन में जाएगा, 11, अर्थात प्ली ऑफ एलिबाई। पहला। दूसरा देखिए, चूंकि लेटर भेजा है और उस लेटर में डेट डाला है, और जब लेटर छोड़ा गया तो आप स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री करते हैं तो कंप्यूटर से जो रिकॉर्ड निकलता है उस पर टाइम लिखा रहता है। तो जिस समय लेटर भेजा वह टाइम निर्धारित, वह आपका जो भेजा जाता है स्लिप है, वह जो स्लिप है वह टाइम निर्धारित करता है। तो वह जो टाइम है सेक्शन 9 के तहत एविडेंस में रेलेवेंट होगा। चूँकि जो लेटर भेजा है वह कारोबार के अनुक्रम में भेजा है, तो वह सेक्शन 16 के तहत बताया गया था कि जो कारोबार का अनुक्रम यानी कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है वह कहाँ रेलेवेंट होगा, 16 में। अगला बढ़िए एक जगह से। अब चूंकि ये लेटर रजिस्टर्ड डाक से भेजा है तो ये सरकारी कारोबार हो गया, सरकारी बिजनेस, तो एक और सेक्शन 35 आ गया। और चूंकि आपका लेटर पर वह दिनांक भी लिखा है और वह दर्शा रहा है कि हजूर अगर हम मर जाते, जिंदा थे लेकिन अगर हम मर जाते तो ये जो लेटर का दिनांक है जो ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस के रूप में आपका सेक्शन 32 के क्लाज 2 में रेलेवेंट होता। अतः इस लेटर में जो तारीख है, समय है, उसे हमें साबित करने दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं मर गया होता तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस के अनुक्रम में
धारा 32 के किस क्लाज में ये रेलेवेंट होता? 2 में। यानी कि इसके पहले वाला भी दृष्टांत कारोबार से संबंधित था, अपवाद नंबर 1 से। ये एलेस्टेशन भी अपवाद नंबर किससे संबंधित है? 1 से, कारोबार से ही। अगला दृष्टांत देखिए, आपका अगला दृष्टांत देखिए भाई, क्या कहता है। को चुराए हुए माल को यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है, स्टोलन प्रॉपर्टी प्राप्त करने का अभियुक्त है, वह यह साबित करने का प्रपोजल या प्रस्थापना करता है कि वह यह साबित करने का प्रपोजल करता है कि उसने उसे उसके मूल्य से कम में बेचने से इनकार कर दिया। अब यहाँ आपका दिमाग अस्थिर करके और आपका स्टोलन पहले प्रॉपर्टी जानिए, और अगर वह चाहता है कि मैं ये साबित कर दूं, तो ऐसी दशा में यह किस आपका सेक्शन में आएगा, किस अपवाद में आएगा, वो भी सतर्क रहना है। 4-5 जगह से जोड़ना है, एक जगह से नहीं। सबसे पहले स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होती है, चुराया हुआ माल क्या होता है, इसको जानना है। स्टोलन प्रॉपर्टी की डिफिनीशन आईपीसी के सेक्शन 410 में दिया गया है, यानी कि 410 में। एक क्वेश्चन अच्छा आपका बनता है कि कौन चुराई हुई संपत्ति नहीं है। फिर मैं बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है। और 4 ऑप्शन मैं बता रहा हूं, देखिए गलती कहां से होती है। दे देगा थेफ्ट द्वारा, यानी कि चोरी द्वारा पाई संपत्ति, ये भी चुराई हुई है। फिर दे देगा आपका एक्सटॉर्शन द्वारा, यानी कि उद्यापन द्वारा। तीसरा दे देगा रॉबरी या लूट द्वारा, और चौथा चीटिंग द्वारा। तो आप लोगों को सतर्क ये रहना है कि कौन प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कही जाएगी। तो कौन सी नहीं कही जाएगी? चीटिंग। भाई रट कर जाइए, कौन सा? यानी कि छल द्वारा या फ्रॉड द्वारा जो प्रॉपर्टी पाई जाती है, आपका आईपीसी के सेक्शन 410 में उसे आपका स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं माना गया है। अब दंड पर आ जाइए। अगर कोई व्यक्ति यह नॉलेज रखते हुए, यह ज्ञान रखते हुए कि वह स्टोलन प्रॉपर्टी है प्राप्त करता है, तो सेक्शन एक आगे बढ़ जाना है। कौन सा सेक्शन? 411 में वह दंड का भागी होगा। ये भी याद रखिए। दूसरा नियम आइए भाई आपका, ये तो हम आईपीसी में कोरिलेट करिए। अब आपका सीआरपीसी में कोरिलेट करना है, तब हम एविडेंस में आएंगे, और एविडेंस की 2-3 धाराओं को ऐड करना है, और तब एलेस्टेशन पर आना है। सीआरपीसी में भी प्रावधान है आपका, अगर स्टोलन किसी व्यक्ति के पास चुराई हुई संपत्ति है, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना, यानी कि विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। और आपका सेक्शन सीआरपीसी का 41 पढ़िएगा, उसी में दिया है। अगर किसी व्यक्ति के पास कैसी प्रॉपर्टी पाई जाती है स्टोलन, और ऐसी प्रॉपर्टी को पुलिस सीज कर देगी, अपने अधिग्रहण में ले लेगी, कब्जे में ले लेगी, और कौन सी धारा सीआरपीसी 102 में, यानी कि पुलिस वारंट के बिना अरेस्ट करेगी 41, और ऐसी संपत्ति को पुलिस क्या करेगी? जब्त भी कर लेगी। कौन सी धारा? 102। और ऐसी संपत्ति को खोजने के लिए, एक और याद रखना है, ऐसे नहीं, ऐसी प्रॉपर्टी को सर्च करने के लिए मजिस्ट्रेट सर्च वारंट या खोज वारंट या तलाशी वारंट भी जारी कर सकते हैं।
और एक सेक्शन सीआरपीसी का और याद रखना है 94। तो 3 सेक्शन जोड़िएगा सीआरपीसी का, मुख्य रूप से कौन कौन, फिर मैं बता रहा हूँ। 41, इसके बाद आपका सर्च वारंट 94, और पुलिस जब्त करेगी ऐसी प्रॉपर्टी को, कौन सा सेक्शन, 102। आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया। अब लास्ट में हमें एविडेंस चलना है। एविडेंस में सबसे पहले आप पढ़ेंगे आपका सेक्शन 114 का एलेस्टेशन नंबर ए, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 का दृष्टांत नंबर ए पढ़ेंगे। चोरी का माल देखिए, यदि किसी व्यक्ति के पास चोरी के कुछ समय पश्चात चोरी का माल बरामद होता है तो न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है, यह प्रिज्यूम कर सकता है कि या तो यह चोर है या चोरी का माल जानते हुए यह प्राप्त किया है। एक अनुमान लगाया जाएगा। अब इस अनुमान का खंडन करवाइए, तो आपका अनुमान का खंडन करवा सकते हैं आप 9 में भी और 14 में, लेकिन हम 14 देखते हैं और तब इस इलस्ट्रेशन पर बैक होते हैं, क्योंकि ये जो इलस्ट्रेशन है आपका ये सेक्शन 14 से भी रिलेटेड है और धारा 21 के जो एक्सेप्शन नंबर 2 हम बताए थे उससे रिलेटेड हैं। देखिए उदाहरण, सेक्शन 14 ये बताता है, धारा 14 ये बताती है कि मन की दशा यानी कि स्टेट ऑफ माइंड। तो मन की दशा में मैंने बताया था सद्भावना, दुर्भावना, आपका सद्भावना पूर्वक कार्य किया, कपट से कार्य किया। तो जिस व्यक्ति के पास चोरी का माल बरामद हुआ है वह व्यक्ति ये कह सकता है कि हजूर हमने गुड फेथ में कार्य किया, अर्थात देखिए हम सामान खरीदने गए थे, ये सामान 1000 दाम बताया दुकानदार ने, मैं आपका बार्गेनिंग किया, बार्गेनिंग का मतलब सौदेबाजी किया, और सौदेबाजी करने के बाद देखिए ये सामान मुझे कितने में मिला है, 950 में। अतः मैं ये नहीं जानता था, मुझे नॉलेज नहीं था कि ये जो सामान है ये चोरी का है। अब आपका अब दृष्टांत क्या कहता है, ए पर इल्जाम है कि यह चोरी का माल जानते हुए रखा था। तो दृष्टांत ये कहता है कि अगर ए यह दिखा दे कि हजूर अन्य लोग इस माल को खरीदने हमारे यहाँ आए थे, 1000 दाम था, अब मैंने कम कीमत पर देने से इनकार कर दिया, अतः यदि मुझे नॉलेज रहता कि ये चोरी का माल है तो मैं भी 100-200 में बेचकर क्या होता, निकल जाता। अतः मैंने गुड फेथ में कार्य किया। मन की दशा हमारी देख लीजिए, मन की दशा गुड फेथ में थी, दुर्भावना में नहीं थी। अर्थात इसका मतलब जो आपका 21 का अपवाद नंबर 2 है इस दृष्टांत पर पूरी तरह लागू होता है और वह प्रूफ कर सकता है अपने फेवर में इस एडमिशन को कि हम कम पर सामान बेचने से क्या कर दिए थे, इनकार। 3 एंगल से पढ़ना है। आगे देखिए अंतिम दृष्टांत देखिए, तब आपका अगली धाराएं चले जाए। को अपने कब्जे में कूटकृत सिक्का जिसका कूटकृत होना वह जानता था, कपट पूर्वक यानी कि फ्रॉड पूर्वक रखने का अभियुक्त है। और फिर ये भी आपका दूसरे इलस्ट्रेशन पर ही आधारित है। ये दिखाता है कि हमने सिक्के का परीक्षण किया, एक एक्सपर्ट से भी जाकर परीक्षण करवाया, एक्सपर्ट ने बताया कि ये सिक्का तो सही है, मैं नहीं जानता था, मुझे नॉलेज नहीं था कि ये नकली है, अतः मुझे दोषी न ठहराया जाए। तो ये भी दृष्टांत।
यानी कि जो एक्सेप्शन नंबर 3 है, कल मैं बताया था, उस पर कोई इलस्ट्रेशन नहीं दिया गया है। इलस्ट्रेशन का बंटवारा किया जाता है। पहला 5 इलस्ट्रेशन हो गए, लास्ट में बंटवारा किया जाता है। पहला इलस्ट्रेशन सामान्य नियम पर, दूसरा इलस्ट्रेशन पहले अपवाद पर, दूसरा और तीसरा, और चौथा और पांचवा जो दृष्टांत है वह किसमें सेट होता है? दूसरे अपवाद पर, और तीसरे अपवाद पर कोई उदाहरण कानून में नहीं है। तो हमने बताया था। अब आइए सेक्शन आपका 22। भाई बहुत लंबा चल गया, 21 2 लेक्चर ले लिया। आइए अब आपका 22, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है। बस ये 2 3 मिनट का ये सेक्शन है, आपका ज़्यादा अब समय नहीं लगेगा इधर। देखिए आपका 22, लेकिन क्वेश्चन आ चुका है पीओजे में, सतर्क रहना है, अच्छे से सतर्क रहना है। किसी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज के बारे में जो मौखिक स्वीकृतियां की जाती हैं, ओरल एडमिशन किया जाता है, वह कब रेलेवेंट होगा? यानी कि मौखिक रूप से जो स्वीकृति की गई है वह कब साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकती है? तो पहले तो एक ये मान लीजिए डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में कुछ बातें क्या की गई हैं? लिखी गई हैं। ध्यान समझिए, इस डॉक्यूमेंट में कुछ बातें क्या हैं? रिटेन में है। और इस लिखित के बारे में कोई व्यक्ति मुख से बोलकर, ओरल रूप से मतलब क्या? मौखिक रूप से। मौखिक रूप से का मतलब ये हुआ कि अपने मुख से बोलकर क्या करता है? कोई एडमिशन करता है, यानी कि कोई क्या करता है? स्वीकृति। स्वीकृति कब कही जाएगी? मौखिक रूप से करता है जब वह सेक्शन 17 में स्वीकृति की परिभाषा में सेट हो जाए, लेकिन केवल सेट से नहीं, और उन व्यक्तियों द्वारा किया गया हो जिनका वर्णन सेक्शन 18 से लेकर कहाँ तक किया गया है? 20 तक। अगर ये एक व्यक्ति है, कुछ बातें दस्तावेज पर लिखा है और उसके बारे में कुछ मौखिक बयान करता है, वह मौखिक बयान क्या है? एडमिशन है। अब दस्तावेज के बारे में जो ओरल एडमिशन करता है, अब कब ये ओरल एडमिशन रेलेवेंट होगा, न्यायालय में साक्ष्य में पेश किया जा सकेगा? तो बस 2 लाइन याद रखना है। जब दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत हो, और दूसरा जब दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता हो, यानी कि सेकेंडरी एविडेंस। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब कोर्ट में, पहला समझिए, जब न्यायालय में ये डिस्प्यूट हो जाए कि ये दस्तावेज असली हैं कि नकली, तब मौखिक स्वीकृतियां साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकेंगी। और दूसरा क्या कंडीशन है कि जब दस्तावेज का कौन सा एविडेंस दिया जाना हो, सेकेंडरी, द्वितीयक, तब उस दस्तावेज के बारे में ओरल जो एडमिशन होगा वह साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब ये तो भाई असली होने पर किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन समस्या कहाँ आएगी? सेकेंडरी एविडेंस। देखिए इसके लिए एक हम धारा का क्रम बताते हैं। आपका इस बार जे में आया भी था, मिलाने के लिए सेक्शन याद रखिएगा। 61, 62, 63, 64 और 65। ये धाराएं क्रम से आपका कर्तव्य है कि इन धाराओं को क्रम से याद कर लीजिए, क्योंकि यूपी का जो मॉडल है, जे में भी आया था, एपीओ में भी आया था, एक सेक्शन यहाँ मिलाने के लिए जरूर आता है। देखिए हम 5 सेक्शनों को एक एक लाइन बता रहे हैं, प्रयास ये करिए कि भाई रटिए। 61 कहती है
कि जो डॉक्यूमेंट या दस्तावेज की अंतर वस्तु है, कंटेंट्स हैं। कंटेंट्स का मतलब कि जो दस्तावेज के भीतर बातें क्या की गई हैं, लिखी गई हैं, या तो उसे प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस द्वारा, यानी कि या तो प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। प्राथमिक साक्ष्य मतलब ओरिजिनल कॉपी और सेकेंडरी साक्ष्य मतलब समझिए फोटो स्टेट कॉपी। तो दस्तावेज अभी पूछा भी गया था इसी बार कि दस्तावेज की अंतर वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा, प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारेंगे, दोनों। कौन सी धारा, 61। अब मूल कॉपी या प्राइमरी एविडेंस इस बार आया था एपीओ में प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा की धारा में, तो क्या मार कराएंगे, 62। द्वितीयक या सेकेंडरी एविडेंस की डिफिनीशन किस सेक्शन में, 63। प्राथमिक साक्ष्य पहले पेश किया जाएगा, प्राइमरी एविडेंस पहले पेश करवा दीजिए, कौन सी धारा, और द्वितीयक एविडेंस बाद में पेश किया जाएगा, कौन सी धारा, 65। अर्थात फिर 22 पर बैक होइए। 22 को समझाने के लिए इतना बताना पड़ा। 22 ये कहता है कि अगर किसी पक्षकार ने किसी दस्तावेज के बारे में लिखित में स्वीकृति नहीं की है, कैसे की है, मौखिक, तो वह जो ओरल एडमिशन किया है कब वह रेलेवेंट होगा, अर्थात कब उसे हम साक्ष्य में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पहला नियम आया कि जो दस्तावेज हैं वह नकली हैं कि असली हैं, यहीं कोर्ट में विवाद हो गया तब। और दूसरा, जब 65 के तहत हम उसका कैसा साक्ष्य पेश कर सकते हैं, सेकेंडरी, क्योंकि 65 में 7 ऐसी कंडीशन दी गई हैं जहां कि हम सेकेंडरी या द्वितीयक या गौण या सहायक या निकृष्ट साक्ष्य को साक्ष्य में पेश कर सकते हैं, निकृष्ट भी कहा जाता है। इस प्रकार आपका 22 भी समाप्त हो गई। अब आइए 22A, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के बारे में जो ओरल एडमिशन या मौखिक स्वीकृतियां की गई हैं, कब वह रेलेवेंट होगी, कब सुसंगत होगी। अब आपका पहला क्वेश्चन ये बना कि 22A कब जोड़ी गई, तो गलत न हो, कब जोड़ी गई, तो सन आपका क्या मारेंगे, 2000। दूसरा क्वेश्चन, किस कानून द्वारा संशोधन किया गया, तो मैं बताया था IT एक्ट द्वारा। ये संशोधन आपका कब से लागू हुआ, फिर यूपीएपीओ का क्वेश्चन बना है ये, तो 17 अक्टूबर सन 2000। और इस संशोधन को जो 2000 वाला है मिनी एविडेंस कहा जाता है। मिनी एविडेंस का मतलब छोटा आपका साक्ष्य, माने साक्ष्य नियम ही कहे बहुत ज़्यादा हुआ था, और सबसे व्यापक या वाइड या ज़्यादा संशोधन इसी सन में एविडेंस में हुए हैं। एक क्वेश्चन नहीं, आपको 5 क्वेश्चन बताए गए मॉडल। अब आ जाइए 22A, एक लाइन का है केवल। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और उस बारे में कोई पक्षकार मौखिक रूप से कोई एडमिशन करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में बातें लिखी गई हैं, तो जो मौखिक या ओरल या मुख से बोला है और लिखा गया है दस्तावेज में, तो उसकी मुख से बोली गई बातें कब साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकती हैं, तो बस एक लाइन याद रखिएगा। और फिर 22 से हम कोरिलेट करेंगे, जब उस दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत हो। क्या होना, एक लाइन याद रखिए। अब दोनों सेक्शनों को कोरिलेट करके पढ़िए। अगर सामान्य दस्तावेज है तो उसके बारे में जो ओरल एडमिशन किया गया है
कब रेलेवेंट होगा, तो हमने सेक्शन 22 में दो कंडीशन बताई थी। कौन कौन? जब उस दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत हो, और दूसरा जब उसका कैसा साक्ष्य दिया जा सके, सेकेंडरी। लेकिन 22A में ये दोनों नहीं है। 22A में कब आपका ओरल एडमिशन रेलेवेंट होगा, बस एक कंडीशन है, कब? जबकि उस दस्तावेज का असली होना क्या हो, प्रश्नगत। इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार इसलिए पूछ रहा है कि हल्का सा मिस किए तो गलत होने का पूरा चांस। तो आइए अब 23 आ जाइए। 23 भी लगातार क्वेश्चन बन रहा है भाई, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 23 का आपका एक एक करके विशेषता देखना है। 23 की विशेषता क्या है? 23 जब भी हम पढ़ेंगे तो आपका इसी के साथ कुछ धाराएं भी पढ़नी पड़ेंगी सुलह समझौते के बारे में। तो सीपीसी की धारा 89 हम पढ़ेंगे और आर्डर 23 पढ़ेंगे। फिर इसी के साथ सीआरपीसी का धारा 320 हमें पढ़ना है। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी हल्का सा देखना है। संविधान का जो अनुच्छेद है वह आपका 142 भी देखना है। और अब यूएनओ से भी कोरिलेट किए करता रहे आदमी कि विवादों का पीसफुल डिस्प्यूट का पीसफुल सेटलमेंट किया जाए। तो कौन सा अध्याय आज हमने बता रखा है? अध्याय 6। और आक्रामक कार्रवाई किसमें हमने बताया था? 7। और शांतिपूर्वक 6। रटिए, पूछा जा चुका है जे में भाई। अब आइए 23 का पहले विशेषता देखिए का, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से पूछा जा रहा है। यूपीजे में भी आया था, एपीओ में मॉडल हल्का सा चेंज करता है। पहला क्वेश्चन देखिए, 23 एक ऐसी धारा है जो केवल और केवल सिविल मामलों में अप्लाई करेगी, क्रिमिनल में नहीं। तो क्वेश्चन ये बना है, उत्तराखंड भी एपीओ में चांस है आने का। यूपी एपीओ में 3-4 बार रिपीट किया है कि कौन सी धारा केवल सिविल मामलों में लागू होती है। 4 अगर सेक्शन दे उसमें 23 रहे तो आप क्या मारेंगे? 23। तो एक साथ आपका एविडेंस की जितनी धाराएं केवल सिविल मामलों में लागू होती हैं, आपका कर्तव्य है कि सभी धाराओं को रट्टा मारिए। और कोई उपाय? देखिए भाई, आपका भाई जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको ही बता दिया जाए, आपका लाइट कटने के कारण आपका बीच में लाइव अंतर्राष्ट्रीय संगठन का लाइव क्लास 10 मिनट तक कट गया था लास्ट में। तो उसको कल थोड़ा बहुत दोहरा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। आपका देखिए, आपका अब जितनी सिविल मैटर में सेक्शन लागू होते हैं, हो सकता है ग्रुप वाइज आ जाए, हो सकता है आपका भाई 2-2, 3-3 का ग्रुप आ जाए। तो आपका कर्तव्य है कि जितने सेक्शन केवल सिविल में और जितने केवल क्रिमिनल में अप्लाई होते हैं एविडेंस के, एक जगह एकत्र कर लेना है। और बिहार जे में भी एक क्वेश्चन इस पर बना था और वह 105 से बना था। तो हम एक जगह आपका एकत्र करवा दे रहे हैं। केवल सिविल मामलों में जो एविडेंस के सेक्शन लागू होंगे 23 हैं, 52 हैं, 50 आपका 5 हैं, 115 हैं, 116 हैं, 117, यानी कि टोटल ये 6 धाराएं आपराधिक मामलों में काम नहीं करेगी एविडेंस की, केवल और केवल किस में काम करेगी? सिविल में। अब क्वेश्चन का मॉडल देखिए। क्वेश्चन यूपीजे में अभी तत्काल जो पूछा गया वो मॉडल हम बता रहे हैं। यूपी एपीओ में 23 कई बार रिपीट किया है। तत्काल आपका यूपीजे में ये पूछा गया था कि जो स्टापेल या विबंध का सिद्धांत है वह लागू होता है सिविल मैटर
क्रिमिनल मैटर, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्क कराएंगे अब? केवल और केवल सिविल। क्रिमिनल मामलों में जो सेक्शन लागू है, यानी कि आपराधिक मामलों में जो सेक्शन लागू है उनको भी लिख लेना चाहिए। सेक्शन 30 है, इसके बाद आपका 53 है, 53A है, 54 है, 105 है, 111A। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कौन वर्तमान में अभी तत्काल में पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका बिहार में। बिहार में पूछा गया था कौन सी धारा? 105 और आपका धारा 30, यानी कि ये दोनों रट्टा मारकर जाना है। इसके अलावा एविडेंस एक्ट के जितने सेक्शन हैं वह समान रूप से सिविल और क्रिमिनल दोनों में लागू होंगे, याद रखिएगा। अब 23 का पहला नियम अभी बताया गया, दूसरा नियम देखिए। 23 का दूसरा नियम ये जानना है कि एविडेंस की कौन सी धारा आपका सुलह समझौते को प्रश्रय देती है, अर्थात पक्षकारों से ये कहती हैं कि आप अपनी बातें खुलकर कहिए और ये बातें एडमिशन नहीं मानी जाएगी और आप अपनी बात सुलह समझौता के लिए खुलकर बताइए। तो कौन सी धारा सुलह समझौते को प्रश्रय देती हैं, संरक्षण देती हैं? तो कौन सी एविडेंस की धारा? 23। अब एक उदाहरण बेरक नहीं शुरू होगा, पहले जब तक कि पूरा चारों तरफ से घेर न लिया जाए तब तक बेरक शुरू करना संभव नहीं है। एक उदाहरण देखिए कि कैसे सुलह समझौते को प्रश्रय ये धारा देती हैं। एक उदाहरण से पहले समझिए। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और बी को 5000 रुपया दिया है। कितना रुपया? बी वापस नहीं कर रहा है। ए आपका बी को लेटर भेजता है कि हे बी, अगर 5000 नहीं उधार चुका पा रहे हो तो तुम 3000 ही हमारा उधार चुका दो और हम मान लेंगे 2000 छोड़ देंगे। ले अब आइए, लेकिन यह जो मैं कह रहा हूं कि 3000 देना 2000 छोड़ देंगे, ये मेरा एडमिशन या स्वीकृति न माना जाए। क्यों कह रहा, क्यों इन्हें लेटर में लिखा है? क्योंकि अगर ये 5000 रुपये के लिए बाद में मुकदमा करता है तो भी वह लेटर पेश कर देगा और कहेगा कि हजूर देखिए, ये तो 2000 रुपया छोड़ने के लिए लेटर में स्वीकार किए हैं, ये इनका एडमिशन है, तो ऐसे तो कभी सुलह समझौता हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए सेक्शन 23 कहता है कि ये जो 2000 रुपया छोड़ने का इन्हें क्या किया है, ऑफर दिया है, ये एडमिशन माना जाएगा कि नहीं? नहीं माना जाएगा कि नहीं? और ए बी अगर पैसा नहीं देता तो ए पूरा 5000 वसूल करने का क्या होगा? हकदार। अब ध्यान में रखिए, अगर ये 2000 रुपया जो ए छोड़ने की बात कर रहा है, अगर इसे एडमिशन मान लिया जाता तो क्या परिणाम होता? अब ये कल्पना करना है। परिणाम ये होता कि ए का 2000 रुपया मार दिया जाता और एक कुछ नहीं 3000 से अधिक पा नहीं पाता। अतः कानून ये कहता है कि ऐसी बातें एडमिशन नहीं होंगी, सिविल मामलों में एडमिशन का काम नहीं करेगी और ए खुलकर अपनी बातों को रखे और 2000 रुपया छोड़ने की आवश्यकता नहीं। यानी कि सुलह समझौता हो सके आपका, जैसे कि अयोध्या मामले में भी भाई, उसको भी एक उदाहरण देखा जाए। अयोध्या मामले में आर्बिट्रेशन का पैनल सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। दोनों पक्षकार कुछ हद तक रजामंद भी हो गए थे, अपने अपने कुछ हक छोड़ने के लिए भी तैयार थे, लेकिन रजामंदी नहीं हुई। अगर सेक्शन 23 नहीं रहता तो दोनों पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में कह देते ये तो इस बात पर क्या हो गए थे, रजामंद। तो सेक्शन 23 तीसरा नियम देखिए। तीसरा नियम आपका ये जानना है जो ज़्यादा पूछा जाता है।
विपरीत प्रभाव डाले बिना स्वीकृति या प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना स्वीकृति या विरोधी प्रभाव डाले बिना एडमिशन किस धारा में है? 23 में। यानी कि कोई अगेंस्ट में या कोई हमारे अगेंस्ट में इस एडमिशन का इफेक्ट न हो। तो फिर एक बार देखिए, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई स्वीकृति का प्रावधान किस धारा में है? तो कौन सा सेक्शन मार्क कराएंगे? 23। इसी उदाहरण में देखिए, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ध्यान से, ए बी को लेटर लिखता है, कहता है कि हम 5,000 तुम हमारा लिए हो, 3,000 दे दो तो मैं 2,000 क्या करूँगा। लेकिन एक बात और लिखता है कि ये जो हमारा कथन है कि मैं 2,000 रुपया छोड़ दूंगा, ये मेरा एडमिशन या स्वीकृति न माना जाए। यानी कि मैंने एडमिशन तो किया, लेकिन हमारे खिलाफ इसका कोई अगेंस्ट में हमारे या हमारे विपरीत प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? हम पर कोई भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? नहीं पड़ेगा। ये किसने लेटर में लिख दिया है? ए ने। तो इसी को हम कहते हैं प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई एडमिशन। चौथा नियम आवा, यह अभी समाप्त नहीं हुआ। चौथा नियम आपका रंगा सियार पर देखना है। अब रंगा सियार क्या होता है वो भी उदाहरण, तब उदाहरण सेट किया जाए। या फाउंडेशन पर भी देख सकते हैं उदाहरण, फाउंडेशन काफ़ी प्रसिद्ध रहता है, लेकिन एक रंगा सियार पर, दूसरा फाउंडेशन पर, तब कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराएंगे। देखिए उदाहरण इसलिए बताए जाते हैं कि जो एक बार, जैसे सांप वाला उदाहरण हमने बताया आपका, अगर वो सांप वाला उदाहरण आपके दिमाग में बैठ गया तो आईपीसी की धारा 96 से लेकर और 106 तक आपको याद हो जाएगा। उसी प्रकार रंगा सियार का सिद्धांत पूछा जाता है टीपीए में भी, ये नहीं कि नहीं। रंगा सियार किस धारा में है टीपीए के? 41। पोस्टनेबल ओनर या दिस्मान स्वामी, अब चल ही रहा है, बता ही जाएगा वो तो। आइए पहले दो उदाहरण देखिए, तब अगले सिद्धांत पर देखा जाए। देखिए रंगा सियार होता क्या है? जब कोई सियार शेर की खाल पहन लेता है तो दुनिया की नज़रों में वह शेर दिखता है, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या होती है? सियार की। और एक सियार हुआ किया तो सभी वह भी क्या करने लगेगा? हुआ। और उसके बाद आप लोग कहानी पढ़े होंगे, लोग लठियाए मैंने लाठी से मारे, और कितना मारे, रंगा सियार राजा बन गया था। दूसरा उदाहरण देखिए आपका फाउंडेशन का देखा जाता है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है भाई, कोई नाराज ना हो भाई उदाहरणों पर। फाउंडेशन का मतलब ये हुआ कि अगर किसी का चेहरा सही नहीं है तो पूरा क्रीम पाउडर और इत्यादि लगाकर चेहरा सही कर लिया जाता है, रंगा सियार बन लिया जाता है। लेकिन रंगा सियार ज़्यादा दिन नहीं, आपका 1-2 दिन तक असर रहता है, और जैसे ही आपका असर ख़त्म हुआ फाउंडेशन का, फिर वहीं एक जो वास्तविकता था आपका दर्शित होने लगती है। तो आपका सेक्शन 23 से कैसे जुड़ा है, कम से कम ये जानिए। देखिए सेक्शन 23 में आपका जो हेडिंग होगी, पार्श्व टिप्पण होगा, वह कुछ और कहेगा, मार्जिनल नोट्स कहा जाता है, और अंदर कुछ और होगा। यानी कि ऊपर से व्यक्ति कुछ और दिखेगा और अंदर मन में कपट और द्वेष रखेगा। तो इसी को फाउंडेशन भी कहते हैं, रंगा सियार भी। जैसे विपक्षी आरोप लगाते हैं भाजपा पर कि आपका मुंह में राम बगल में छुरी भाजपा रखती है, तो उसी प्रकार आपका 23 पढ़ना है, हेडिंग कुछ और होगी और अंदर की बातें उसके क्या होंगी? विपरीत। यानी कि हेडिंग आपका ये है कि सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होंगी। ठीक है भाई, सकारात्मक हेडिंग है
कि सिविल मैटर में एडमिशन, तो ये केवल सिविल में लागू होगा, क्रिमिनल में नहीं। कब रेलेवेंट होगा, लेकिन आप जब अंदर पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया रहेगा कि सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत नहीं होगी, यानी कि हेडिंग दिया है कि कब रेलेवेंट होगी, और हेडिंग के अंदर बेयर एक्ट में बताया गया है कि कब रेलेवेंट नहीं होगी। तो भाई समय भी 12 भी बज गया है, तो 10 मिनट बाद आपका भाई चलेगा पुलिस एक्ट। 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, तब उत्तराखंड भाई पुलिस एक्ट चलेगा आपका। क्योंकि समय भी हो गया, तो कम से कम 45-50 मिनट चले भाई।